नमस्कार। आज 21 अगस्त सन 2022 दिन रविवार जिला गौतम बुद्ध का तहसील दादरी विकासखंड बिशरख शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं वन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं इंसाइक्लोपीडिया नोएडा श्री विनोद शर्मा जी उपलब्ध है और टॉक शो विनोद शर्मा के साथ की श्रृंखला में आज के धारावाहिक में जिस विषय पर हम चर्चा करने हेतु सब उपस्थित हुए हैं, उसका विषय है ट्विन टावर को गिराने के दौरान क्या होगा प्रभाव। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने हेतु आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर श्री हरीश त्रिपाठी जी, जो स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट और आर्किटेक्ट हैं। थोड़ा-सा मैं इनकी पृष्ठभूमि के बारे में अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि इनकी पीएचडी का थीसिस रहा है पैरेलल इन एक्स्टिक्स फिलॉसफी एंड वैदिक फिलॉसफी टुवर्ड्स आइडियल ह्यूमन सेटलमेंट, आदर्श मानव बसाव वेदों की फिलॉसफी से। आर्किटेक्ट हैं हरीश जी, पौराणिक काल की बिल्डिंग पर डायरेक्टरेट की है और पीएचडी इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है। बहुत-बहुत स्वागत डॉक्टर हरीश जी। ओवर टू यू विनोद जी। थैंक यू। नमस्कार अतुल जी। आपका हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू विनोद जी। आज का बड़ा ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं कह रहा हूँ नोएडा नहीं पूरे देश की नजर है। 28 अगस्त को नोएडा में ऐतिहासिक ट्विन टावर ध्वस्त होने जा रहे हैं और वो ट्विन टावर ऐसी जगह पर स्थित हैं जिसके चारों तरफ आबादी है और आसपास में लगभग 6000 लोग रहते हैं। लोगों में शंका है कि जो विस्फोटक लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक 16 मंजिल का है, एक 20 मंजिल का, इस तरह के टावर बने हुए हैं और उनमें विस्फोटक लगाए जा रहे हैं, तो उनकी जो गूंज है, जब उनमें विस्फोट होंगे, उनकी गूंज कहाँ-कहाँ तक पहुंचेगी इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। और जो कंपनी इसमें काम कर रही है, उनका ये कहना है कि 5 से 7 सेकंड में बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। आप चूंकि बहुत दिन से नोएडा की अलग-अलग बिल्डिंगों पर नजर रख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर क्या है, यहाँ की जो बीम का स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, कितना मजबूत है, और खास तौर पर यह कि जो दो ट्विन टावर हैं, इनके दोनों के बीच में 9 मीटर की दूरी है, जो कि जो हमारे बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड है उसका वायलेशन है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं जो अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने हाईलाइट नहीं की है, जहां पर ये ट्विन टावर है उसके ठीक सामने सेक्टर 110 में श्रमिक कुंज बने हुए हैं जो इतने जर्जर हालत में है, जिसमें बड़े वो लोग रहते हैं जो बहुत ही गरीब क्लास है। वो बिल्कुल मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पर है। उन बिल्डिंगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा है अभी तक। तो ये पूरा क्या है, किस तरह क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए हरीश जी। विनोद जी, ऐसा है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि इसमें जो है अपनी दो टावर्स हैं। तो एक तो सियान टावर है जो कि अभी 29 स्टोरी बना हुआ है, और जो दूसरा एपेक्स टावर है वो 32 स्टोरी बना हुआ है। मतलब इनको 40 मंजिल बनना था, लेकिन ये 29 मंजिल और 32 मंजिल बनी हुई है। और मतलब एक की हाइट 103 मीटर बना हुआ है, दूसरी की हाइट 97 मीटर बनी हुई है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनको गिराए जाने का वो हुआ है। तो इसमें इंडिया में मतलब अपने देश में इस तरह के बिल्डिंग का गिराने का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, इसके पहले कोची में बिल्डिंगें गिराई गई। कोची में क्या था कि सी लॉज को वायलेट करते हुए बिल्डर्स ने 3-4 बिल्डिंगें वहां बनी थी। एक हॉली फेथ करके बिल्डिंग थी, वो बड़ी फेमस हुई थी, वो 19 स्टोरी की थी। देन अल्फा सेरेन बिल्डिंग थी, और जिन एक जैन कोरल करके था। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मतलब बने तो करीब होंगे 2010 के आसपास, फिर केस चलता रहा और 2019 में ये गिराए गए। और
इनमें इनमें क्या हुआ कि इंसिडेंटली यही ग्रुप जो एडिफिस ग्रुप है और इनके जो पार्टनर्स हैं अपना जेट डिमोलिशंस जो साउथ अफ्रीका से हैं, तो इन्हीं टीम ने उनको गिराया। तो हालांकि वो ओवरऑल देखें तो ये लगभग हाफ मतलब 16-17 स्टोरी की बिल्डिंगें थी, वो एक 19 की थी, तो वो गिराई गई। तो उसमें एक्सपीरियंस तो मतलब हालांकि दोनों की सिचुएशन में बहुत फर्क था, क्योंकि वो अपने आप में वो टावर्स तो थे, लेकिन उनके इतना क्लोजली बिल्डिंगें नहीं थी। और ये लोग उसको काफी सक्सेसफुल मानते रहे। हालांकि उसमें तरह तरह के लोगों के अलग 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 अपने वो रहे, और उस एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे उसके। और ये लोग जैसे कह रहे थे कि उसके जस्ट पास में चूंकि बैक वाटर्स का वो था, तो इन लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से ये था कि बाउंड्री वॉल से बाहर कोई भी वो जाएगा नहीं, लेकिन उसमें इनका मलबा गिरा। अब है क्या कि जितना कंट्रोल्ड हम लोग सोचते हैं सब कुछ उतना कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार नहीं होता है। और इसमें देखिए, अपने ही कंट्री के नहीं, अपनी कंट्री में तो सिर्फ कोची का, और इसके पहले चेन्नई में एक बिल्डिंग गिराई गई थी, वो करीब 12 स्टोरी की थी। तो इंटरनेशनली तमाम कंट्रीज में बिल्डिंगें गिराई गई हैं, और लेकिन तमाम फेल्योर्स भी रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तमाम कंट्रीज में, वो चाहे अमेरिका से लेके चाइना से लेकर के, और तमाम बिल्डिंगों के फेल्योर रहे हैं, जिसमें मतलब तरह तरह के फेल्योर्स हो जाते हैं। वो क्या है कि चाइना में अभी कुछ टाइम पहले एक बिल्डिंग गिराई गई थी, जिसमें आधी बिल्डिंग गिर गई और आधी नहीं गिरी। और हाँ, और इसमें जैसे क्या होता है कि जो ये सर्विस कोर जो होती है, जो सीढ़ी और लिफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा फुल आरसीसी उसमें होता है, और इसमें बहुत पास पास आरसीसी होती है, तो ये बड़ा सॉलिड सा पोर्शन है। वो तो खैर ये लोग सारा कुछ कैलकुलेशन किए हैं, वही हैं होंगे आई बिलीव। लेकिन क्या है कि अनफोर्सीन होने के चांसेस होते हैं, मतलब ये चीज 100% फूल प्रूफ नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली इसीलिए खाली कराया गया है, इसीलिए 100 करोड़ का इंश्योरेंस लिया गया है। तो ये सारी चीजें उसमें मतलब पॉसिबिलिटीज, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखिए कि तमाम बिल्डिंगें हैं जो पता चला कि इधर ये जैसे ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये वाटरफॉल इम्पोजिशन से गिरेगा। ये वाटरफॉल इम्पोजिशन मतलब कि एक के ऊपर दूसरा फ्लोर गिरता हुआ ऐसे नीचे बिल्डिंग बैठ जाएगी सीधे सीधे 100%। तो अब थियोरेटिकली या वैसे तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ और होने के चांसेस भी हमेशा हैं। तो अच्छा, एक बात लोगों को जो बताइए। डर होता है वो इसी बात का होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे एक आपकी 29 मंजिल की है, एक 32 मंजिल की है। जब वो नीचे गिरेगी तो हाँ, कितना हाइट पे मलबा जो उसका होगा वो कितना इकट्ठा होगा वहां पे? ये मलबा 3-4 स्टोरी तक होएगा। मतलब जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि 36,000, ये लोग कैलकुलेशन में जो मोटा मोटा आ रहा है कि 36,000 टन का वो है। तो अब उसमें क्या है कि जैसे बेसमेंट का जो राफ्ट है वो सब तो वो तो नीचे ही है पूरा का पूरा पोर्शन। और जब ये गिरेगा तो अच्छा, इसमें एक चीज वो है कि इसमें जैसे पूरी बिल्डिंग पूरी ना होने की वजह से क्या है कि जैसे और चीजें उसमें नहीं है, और मटेरियल्स नहीं है, केवल कंक्रीट मटेरियल ही मैक्सिमम है इसमें। कंक्रीट और स्टील ही है। हम्म, तो अदरवाइज जैसे ब्रिक वर्क हुआ रहता है तो ब्रिक वर्क रहता है, डोर विंडोज हैं, या और जो बिल्डिंग एलिमेंट्स अगर रहते हैं, तो तो उसमें नंबर ऑफ मटेरियल्स ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो बात की प्रॉब्लम है। जैसे क्या है कि ये जो सारा मलबा गिरेगा, तो जैसे कोची वाला था, तो वहां तो उन लोगों ने मैक्सिमम इसको यूज कर लिया था उसमें क्या कहते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स बनाने में। हाँ, जो जो
कंक्रीट ब्लॉक्स बनते हैं ना, ब्रिक की जगह जो यूज होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उनको बनाने में ये मटेरियल यूज कर लिया है उन्होंने। हालांकि वो पूरा का पूरा क्लियरेंस करने में ऑलमोस्ट उनको 6 मंथ जो है लगे हैं उसमें पूरे पूरे। तो इसमें भी इसी टाइप का काफी ज्यादा मलबा इसमें है। 3 महीने का अब समय इन्होंने, बताया इन्होंने, 3 महीने का हाँ समय। तो नहीं देखिए ऐसा है, एक तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि ये जो रीयूज करेंगे जिसको, तो रीयूज में उस मलबे को उठा के डायरेक्ट वहीं पहुंचाएं जहां पे यूज होना है। दूसरा ये है कि अथॉरिटी कोई लैंड दे इनको जहां पे ये फिलहाल रखें और वहां से लेके जाएं। तो वो सारी प्लानिंग उस बात पे ही डिपेंड करेगी कि कैसे इन्होंने किया है। बाकी स्टील तो सीधे चला जाएगा, स्टील बिक जाएगा। हम्म। मेन जो है कंक्रीट के मलबे को यूज करने का ज्यादा वो है। हम्म। और जी अच्छा, एक चीज और शंका है, जैसे आपने बताया कि जब वो मलबा गिरेगा 3-4 मंजिल तक गिरेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम्म बेसमेंट भी इसके नीचे बना हुआ है, और बेसमेंट अगर हाँ पूरे परिसर का एक होगा तो उस बेसमेंट के स्ट्रक्चर पर भी कोई असर पड़ सकता है इसका, अ, जो नहीं अंडरग्राउंड देखिए, जो। हम्म, अच्छा मतलब सारे पूरे कैंपस का, हाँ नहीं हाँ। वो तो इन्होंने सेग्रीगेट किया होगा। हम्म, अब ये है कि देखिए ये सब अनफोर्सीन ढेर सारे हैं कि वाइब्रेशंस का क्या असर होएगा। अभी तो जितना कैलकुलेशन होता क्या है कि आप एक ढेर सारे एजम्पशंस होते हैं कि ये इस तरीके से टूटेगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। मतलब एक एक जैसे होता है ना, एक सिक्वेंशियल आप पूरा का पूरा एक विजुलाइज करते हो तो हम्म, प्रॉब्लम कहाँ होती है अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई। और हम्म, तो जो लोगों को जो डर लगता है या जिस हिसाब से भाई अब ये तो क्या है कि इससे दूसरा टावर 9 मीटर के ही उसमें है, और विद इन 50 मीटर्स एटीएस के 4 टावर्स हैं। तो हाँ अब हाँ। 100 मीटर की बिल्डिंग है, जो वर्स्ट केस क्या है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग एक तरफ लुढ़क जाए, जो कि हम्म, मोस्ट मतलब मतलब चांसेस तो नहीं है, लेकिन जो डरने का हिसाब है वो तो यही होता है ना कि आप हम्म, कुछ भी वर्ष सोचते हो ना। हम्म, अब वर्ष सोचने में तो यही है, तो उसकी जद में तो बहुत सारी बिल्डिंगें आ जाती हैं ना पूरा। इनका अपना हम्म, खुद का जो एमराल्ड कोर्ट का है वो तो है ही, इसके अलावा हम्म, एटीएस का भी है। अच्छा, शीशों पे असर हो सकता है, क्रैक्स आ सकती हैं बिल्डिंगों में। वो डिपेंड ये करेगा कि कितना वो जनरेट होता है, उसके बाद वाइब्रेशन किस तरीके का जनरेट होता है। हम्म। तो तो जो एमराल्ड तो कोर्ट का जो बाकी हिस्सा है, क्योंकि मैं गया था हाँ 2 दिन पहले वहां देख के आया था, जहाँ पे टावर है उससे हम्म, मुश्किल से एक दीवार है, दीवार के साथ ही लेफ्ट साइड में इनका सुपरटेक का अलग एक टावर वो बना हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं, नहीं वो तो नाइन और उनमें। मीटर वही तो कहा जा रहा है, नौ नहीं मीटर नहीं, नौ नाइन मीटर मीटर की दूरी पे। 9 मीटर है सियान और एपेक्स के बीच में अंतर, 9 मीटर का। नहीं नहीं, वो भी उसके बाद भी वो भी पास ही है, हाँ, नजदीक ही है जो वो, इसलिए इनका मैं कह रहा हूँ। एमराल्ड। और वहां पे मैंने हाँ उन बिल्डिंगों में अभी से ही दरार देखी है, कहीं वो इस तरह की चीजें देखी है जो अभी मतलब कुछ हुआ नहीं है। उन बिल्डिंगों में देखा है जहां पे लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हम्म। में जहां पहले से दरार पड़ी हुई है और वहां पे इस तरह की चीज अगर होगी, तो उन फ्लैटों पर जो ऑलरेडी लोग जिनमें रह रहे हैं उन पर क्या असर पड़ना नहीं है, अभी क्योंकि। अभी हाँ। अभी देखिए ऐसा है कि उनकी टेस्टिंग वगैरह इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी से कराई थी, और उनकी जो कैपेसिटी है हाफ तक आई थी। M15 टाइप से आई हैं लोग। तो अच्छा, अभी बीच में, हाँ तो मैंने पढ़ा था कि वो इन लोगों ने स्ट्रेंथनिंग वगैरह कराई है। तो और कितना होना चाहिए आई मानक इसका? नहीं वो M30 कंक्रीट थी शायद, और टेस्टिंग में हाफ आई है, M15 के आसपास आई थी। अच्छा। हम्म, हाँ तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हुई है, कंपनी ने कराई है। और अभी ये तो काफी न्यूज़पेपर्स में भी था कि स्ट्रेंथनिंग कराई गई है। लेकिन अब हम्म, ओवरऑल देखिए डिमोलिशन के बाद सब हर कोई जो कंपनी या और जो लोग इससे जुड़े हैं, CBRI है, IIT है, सब कोई अच्छा अच्छा ही सोच रहे हैं कि आई होप कि कुछ भी ना हो। अब ये तो जो है पोस्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट जब होगा पोस्ट डिमोलिशन, तब समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। और स्ट्रक्चरल ऑडिट तो इनको सारी बिल्डिंगों के कराने पड़ेंगे अब पोस्ट डिमोलिशन।
एटीएस का भी देखना पड़ेगा, इधर का भी देखना पड़ेगा, और जिन जो श्रमिक कुंज या जिनकी जिनकी आप बात कर रहे हैं उन सबका देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। तो वो ऑडिट तो बहुत जरूरी रहेगा जो। अच्छा, अब एक सवाल ये उठा कि ये तो एक केस स्टडी है कि यहाँ पर इस तरह की चीज हुई है। ऐसा ग्रेट नोएडा में भी हुआ है, यमुना में भी हुआ है कि जहाँ पे जो अप्रूव प्लान है उससे ज्यादा हम्म फ्लोर बना दिए गए हैं। तो कायदे हम्म में जो एफएआर का प्रोसीजर है, एफएआर का हम्म प्रोसीजर है कि जो बिल्डिंग बन गई उसके ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर की परमिशन दे दी गई। तो क्या ये हम्म उचित है कि जो नीचे से लेके हम चले हैं 16 मंजिल 17 मंजिल, उसके हिसाब से अगर वो उसके दुगना तिगुना कर रहा है, तो क्या ये सही है एफएआर की इतनी परमिशन देना? नहीं, अब देखिए इसका टेक्निकल दूसरा है। अगला आदमी ये क्लेम करता है ना कि भाई हम जब बना रहे थे तो हमने एंटिसिपेट किया कि शायद बढ़ जाए, इस चक्कर में हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इसको 16 मंजिल के बजाय हमने अपनी नींव जो है वो 30 मंजिल की डाल दी या 40 की डाल दी। तो वो तो होता क्या है टेक्निकली इस सब में, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सारा वो रहता है, फिर अ, किसी की न किसी इंस्टीट्यूशन से उसका वेटिंग रहता है। तो टेक्निकली तो वो गलत नहीं होते हैं। लेकिन अब मुद्दा इसमें यही है कि जब जब जो योजना लॉन्च की जाए उस समय लोगों को जो बताया जाए, यही चीज अपार्टमेंट एक्ट में भी अभी आई गेस है कि भाई जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो मेरे को जो बताया गया कि साहब ये आपके बगल में ये 10 स्टोरी की होगी, ये 5 स्टोरी की होगी, ये पार्क होगा, ये होगा, वह जो चीज आज हमें बताई गई वही चीज लास्ट तक होनी चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो या तो पहले बताई जाए कि भाई आपको ये जो खरीद रहे हैं इसके बगल में 40 स्टोरी का भी आ सकता है। तो इसमें अंधेरे में रख के अगर होता है तो इसका मतलब आपका इंटेंट सही नहीं है। अतुल जी कुछ ये पूछेंगे? चीज है। अतुल जी, इसमें अब आगे कुछ हाँ अतुल जी। जी डॉक्टर हरीश, सर मेरे जी दो जी तो सवाल हैं, क्योंकि जहाँ ये जी इमारत दोनों खड़ी है, मेरा भी घर उसके जी लगभग आधे किलोमीटर के रेडियस में है। तो हम्म मेरा सवाल ये है कि सर, जो आप बता रहे हैं कि जब वो बिल्डिंग 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे तक वो नीचे गिरेगी और लगभग 3 से 4 हम्म मंजिलों का एक डेब्रिस जो है वहां पर वो कॉन्क्रीट होगा। तो मेरा सवाल ये है कि सर, हम्म क्या कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन प्लांट जो है, सीएनडी हम्म प्लांट, वहीं पर हम्म ग्राउंड जीरो पर स्थापित क्या नोएडा प्राधिकरण नहीं कर सकती, कि जिससे कि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पोल्यूशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, टाइम, सारी चीजें बचेंगी, और वहीं पे आसपास के परिसर में, क्योंकि सेक्टर 93 के आसपास थोड़ी बहुत अगर जगह है तो वहां पर ही नोएडा प्राधिकरण प्रस्ताव हम्म सीएनडी वहीं पर ग्राउंड जीरो पर लगा दे। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि सर, हमारे हम्म नोएडा खबर के दर्शक जानना चाहेंगे, क्या क्या हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 से अभी हम्म तक क्या इससे भी बड़ा कोई, या आपने जैसे बताया 29 और 32 मंजिला इमारत से भी बड़ी कोई इमारत को कभी गिराया गया है? ओवर टू यू डॉक्टर हरीश। देखिए ये तो जैसा मैंने कहा कि इसमें मैक्सिमम दो तरीके का मलबा आएगा। मतलब ओवरऑल कंक्रीट है और दूसरा स्टील है। अब स्टील तो ट्रांसपोर्ट ही होएगा वहाँ, वो तो यूज होएगा नहीं, वो तो फिर रिसाइकल में जाएगा। और जहां तक कंक्रीट वेस्ट का है तो कंक्रीट वेस्ट को मतलब आई गेस इन्होंने कुछ और सोच रखा है तो पता नहीं, बट नॉर्मली जैसे मैंने कोची का एक्सपीरियंस बताया कि उन लोगों ने तो अ, अपना कंक्रीट ब्लॉक्स बनाए। तो कंक्रीट ब्लॉक बनाया जा सकता है ऑब्वियसली। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि देखिए कोची का जो एक्सपीरियंस था कि ट्रांसपोर्टेशन उनको लैंड उन लोगों ने दिया था, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट वो किया, लेकिन वो क्या है इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि वहाँ अब यहाँ तो शायद बेहतर रोड्स हैं, लेकिन वहां तो ये हुआ कि सारी रोड्स को दोबारा से बनाना पड़ा, क्योंकि इतना मेजर वो ट्रॉले और वो सब सारे चले जो है। तो एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि इस तरह का, देखिए इंडिया में मैंने कहा कि इंडिया में अभी जो मेजर
शायद जिससे लोगों को लगा कि ये काम हो भी सकता है, वो ये था कि कोची में लगभग 4 बिल्डिंगें उन लोगों ने तोड़ी 2019 में, और उन लोगों का 2010 से चल रहा था वहां पे। चूंकि CRZ नॉर्म्स होते हैं, अपने सी से कितना पास में या इससे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप, तो उनको वायलेट करते हुए वो बिल्डिंगें बनी, और उनमें वो 19 स्टोरी थी। हालांकि मैंने उनका देखा था कि वहां पे वो लगभग आइसोलेशन, मतलब उनके आसपास इतने टावर्स या इतना वैसी सिचुएशन में नहीं थी वो। तो ये तो शायद इंडिया का तो फर्स्ट केस होगा जो जो इतनी हाई बिल्डिंग है, और आसपास भी इतनी हाई बिल्डिंग्स हैं उसके। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी तक शायद नहीं, जहाँ पे ये टावर है उसके ठीक सामने एक फ्लाईओवर है, हाँ। और फ्लाईओवर का जो निर्माण जब हुआ था, मैं जानता हूँ कि आनंद फानन हम्म। में इसका डिजाइन तैयार हुआ था उस समय। हम्म। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी DS बैस थे, और उन्होंने 10 हम्म। दिन में इसका डिजाइन पास कर दिया। हम्म। और जैसा बना, आज भी देख रहे हो कि कहीं कहीं उसको नीचे नीचा करना पड़ रहा है, कहीं ऊंचा करना पड़ रहा है, दोनों साइड में अगर सर्विस रोड देखेंगे इसकी, तो उसकी हम्म। स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है क्या वो इस आसपास की बिल्डिंग का, मतलब जब ये गिरेगा तो फ्लाईओवर के हम्म। ऊपर कोई असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है? इस बारे में भी कुछ क्या आपका आकलन? देखिए, मेरे हिसाब से ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, और हम्म। इनका पोस्ट डिमोलिशन ऑडिट होना होगा, और उसके बाद ही इनके बारे में समझा जा सकता है कि इनको, क्योंकि देखिए, वो विजुअलाइजेशन की जो अथॉरिटीज या जो लोग जुटे हुए हैं, वो एक एजम्पशंस अपना लेके चल रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हम्म। सारी चीजें उसी हिसाब से उतनी ही तरीके से होंगी, ये इसकी कोई मतलब इसका श्योर शॉर्ट कोई सिस्टम है नहीं, सारा कुछ जो हम्म। है। तो हम्म। पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट बहुत जरूरी होगा। और इसमें एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा जी। कि उस समय जो डस्ट और पूरा का पूरा वो स्टॉर्म होगा, वो सारा भी वो एक प्रॉब्लम। जैसे अब मैंने सुना है कि 1-2 घंटे बाद लोगों को कहा जा रहा है कि लौट आएंगे, ऐसा और एक्सपीरियंसेस में भी नहीं हो पाया है कहीं भी, हम्म। कि 1-2 घंटे हम्म। में लोग लौट आएंगे, क्योंकि वो डस्ट इतनी जल्दी वो नहीं होगी, और सारे पेड़ों और सब जगहों पे वो रहेगी, और पूरे एनवायरनमेंट में रहेगी। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि काफी टाइम तक मास्क पहनना पड़ेगा उनको, डस्ट के उसके, क्योंकि हम्म। वो एक प्रॉब्लम है। हाँ, और नहीं, जैसे अब 2:30 बजे गिराया जाएगा, तो ढाई नहीं, ये बजे कहा से गया ना लेके, कि 2 घंटे, ये मैंने जो हाँ, सुना कि 4 बजे ये बोला, कहा 4 बजे गया तक। कि हाँ, लेकिन वो उसकी संभावना नहीं लगती है कि इतनी जल्दी सारी की सारी डस्ट सेटल हो करके और सब कुछ जो है एकदम से नॉर्मल हो जाएगा जो है। और दूसरी चीज ये है जो सबसे बड़ा, इवन कोची की एक्सपीरियंस में ये रहा कि वहां तो ये एक टर्म दिया गया, डिमोलिशन टूरिज्म। अच्छा। डिमोलिशन की मतलब ये हुआ कि इतनी जगहों से लोग आ गए देखने के लिए, और वो यहाँ भी होने वाला है। मतलब आप आए क्या थे सोच यहाँ पर, रहे हैं कि आ रहे हैं लोग। हाँ, नहीं, अभी तो छोड़िए, उस दिन की बात है। तो हाँ। जो जो भी एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन लाइन जो भी बनेगी कि इससे आगे कोई आदमी नहीं जा सकता है, एक हम्म। तो एक तो उसको उसका मैनेजमेंट जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब चारों हम्म। तरफ मान लिया आपने कहा कि सब 500 मीटर में कोई नहीं आ पाएगा, तो अब आप विजुलाइज कर लीजिए कि 500 मीटर कितना बड़ा एरिया है इसका। या हम्म। या आप 300 ही करते हो, 400 ही करते हो, तो भी बहुत बड़ा एरिया है। तो हम्म। वो कैसे इंश्योर होगा कि उसके अंदर कोई नहीं आएगा? दूसरी बात कि और जगहों से भी लोग आना चाह, मतलब पता चला कि कोई साउथ दिल्ली से आ रहा है, तो कोई ईस्ट दिल्ली से चला आ रहा है, कोई कहीं चला आ रहा है, तो ये जो ओवरऑल सिटी पे कुछ ना कुछ देखिए होएगा, क्योस, ढेर सारा क्योस होएगा उस दिन जो है। हम्म। तो आई नहीं, होप कि खास तौर पर तो सबसे पहले प्रशासन नजर ने उनकी इसके लिए। रहेगी। सबसे पहले तो नजर हाँ। उनकी रहेगी जो 6,000 लोग वहां रह रहे हैं, उनको अपने घर से निकल के अगर दूसरी जगह भी रहेंगे तो उनकी जिज्ञासा तो वहीं रहेगी, नजर तो उनकी वहीं रहेगी पूरे परिवारों की।
नहीं, वो तो चलिए, वो तो एक है, वो रहेंगे तो मान लिया, वो तो चलिए जो आसपास के सोसाइटीज में कहीं है, मान लिया वो तो सब पैदल है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गाड़ियों से एक मतलब ढेर सारा केओस मुझे लगता है कि उस दिन मचेगा, जो है पूरा पूरे नोएडा में जो है मचेगा, और ग्रेटर नोएडा से लेके इस पूरे साइड से, क्योंकि बहुत पब्लिक है जो इस तरह की चीज को देखना चाहेगी। जैसे हम्म। कोची में भी ये हुआ था कि बहुत ज्यादा केओस मचा था उस दिन। अच्छा। हम्म। हाँ। अच्छा, भाई आप एक चीज देखिए और ना, है। आपके हाँ, एक चीज और है। इसका पूरा असर दो चीजों पे। हम्म एक तो कितना एरिया में होगा, कहाँ तक होगा, और हम्म दूसरा जैसे एक भूकंप हम्म का मैग्नीट्यूड वो मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे। तो जब ये हम्म। इसका होगा तो आपका अंदाजा है कि किस तरह का इसका आकलन कर सकते हैं कि कितना हो सकता है यहाँ पे आसपास में जहाँ पे ये ध्वस्तीकरण होगा। नहीं, वो तो देखिए, ऐसा है कि बिल्डिंग तो ये वाटरफॉल सिस्टम से इम्प्लोजन से सोच रहे हैं कि बल्कि जैसे मतलब वहीं की वहीं बिल्डिंग गिर जाएगी, उसमें हम्म। कोई दो राय नहीं। और अब ये है कि ये जो एक्सीलरोमीटर्स लगते हैं या जियोफोन्स लगते हैं, तो वो जगह जगह लगाएंगे वो। ऐसा हम्म। मतलब ऐसा तो ओवरऑल काफी काबिल लोग इसमें लगे हुए हैं, सीवीआरआई भी है, आईआईटी भी है, और ये कंपनी वाले भी हैं। हम्म। तो सब कुछ पॉजिटिव ही सोच के लोग कर रहे होंगे, आई गेस। हम्म। लेकिन हाँ। साथ के साथ ये भी है लेकिन ना कि हाँ, हाँ, मेरा कहने लेकिन का मतलब मुद्दा ये है। लेकिन मुद्दा मुद्दा ऐसा है ना विनोद जी, मुद्दा हाँ ये हाँ। रहता है इन सब चीजों में कि सब कुछ जैसा आप सोच रहे हैं हम्म। वैसा ही होता जाए, तब तो आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आपने विजुलाइज किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर अगर जैसा आपने सोचा हम्म। वैसा नहीं हो रहा है, तब तब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो उसमें चाहे वो साउंड का हो, चाहे इवन बिल्डिंग 100 मीटर की बिल्डिंग है, भाई सबसे आइडियल तरीका है कि वहीं बैठ गई, और सबसे हम्म। वर्स्ट तरीका तो यही है ना कि पूरी की पूरी लुढ़क गई एकदम। और हम्म। ऐसे रिजल्ट्स भी रहे हैं इंटरनेशनली, ऐसा नहीं कि ये पहली बार कुछ होगा। हम्म। ऐसे भी रिजल्ट रहे हैं कि पता चला आपने सोचा था लेफ्ट में गिरेगी और राइट में गिर गई। अच्छा। हाँ। हम्म। आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए डिमोलिशंस के, फेल्ड डिमोलिशंस के। हम्म। तो भाई जो लोग डर रहे हैं, वहां के ढेर सारे लोग जो लोग डर रहे हैं, एक आध लोगों से हमारी भी बात हुई थी, तो वो रीजन यही होता है ना कि आप तो सबसे ज्यादा बुरा सोचने लगते हो ना चीजों में। हाँ, कितना बुरा हो कोई भी सकता है। आद, कोई भी हम्म। आदमी सबसे ज्यादा बुरा सोचने लगता है कि भाई ऐसे इतना बुरा ना हो जाए। हम्म। बिल्कुल वो ठीक बात चीज है। कही आपने। और अब एक सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो हाई राइज बिल्डिंग जो भी अथॉरिटी ने दी हम्म है परमिशन कि अनलिमिटेड कर दिया, कोई भी फ्लोर बना, जैसे हम्म सुपरनोवा है वो 50 मंजिल से ऊपर है। हम्म इस तरह की जो बिल्डिंगों की हम्म बनने की होड़ बिल्डरों में लगी, वो शायद वो चाहे अपना प्रॉफिट कमाने में लगे, स्ट्रक्चर जो भी है। लेकिन क्या हिंडन और यमुना के बीच में, क्योंकि हिंडन और यमुना हम्म के बीच का ये एरिया रेतीला इलाका है, इस रेतीले हम्म इलाके में हाई राइज बिल्डिंगों की इजाजत देना, क्या हम्म आपके जो आर्किटेक्ट का अनुभव कहता है, क्या सही है? हम्म और मैंने पढ़ा भी था कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ये स्टडी की, जब भी हम्म दिल्ली एनसीआर में भूकंप आएगा तो नोएडा हम्म क्षेत्र में बिल्डिंगें धसेंगी जमीन में। हम्म तो इस तरह हम्म का उनका आकलन है। तो आपका क्या कहना है कि जमुना और हिंडन के बीच का ये रेतीला इलाका है, यहाँ इस तरह की इस बिल्डिंग का पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है कि जिसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तो उसका ओवरऑल आने वाले दिनों में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने का नोएडा, ग्रेट नोएडा यमुना का प्लान है, उस पर क्या असर पड़ेगा? हम्म। देखिए, ये ऊंची बिल्डिंगें हों या हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, ये बहुत सालों से ये डिस्कशंस डिस्कोर्सेस सब तरफ चलते रहते हैं। और ढेर सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि वर्टिकल उससे जो है नुकसान ही है, फायदा नहीं है। अच्छा। हम्म। लेकिन अब मतलब इस पे कभी भी एक मत तो हो नहीं सकता है कि ये अच्छा है या बुरा है। अब हम्म। जहां तक इसका सवाल है कि बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, तो बन तो टेक्निकली तो देखिए बन सकती हैं, अगर वो पूरा का पूरा ईमानदारी से और पूरे के पूरे सिस्टम से चीजें हों।
लेकिन होता क्या है कि अपने यहाँ जो 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 बात यह है कि जब कोई चीज जब एक नॉर्मल हो जाती है शुरू में, तो जब दो चार लोग बनाते हैं तो फिर वो तो थोड़ा ज्यादा स्टडी ज्यादा सीरियसनेस से होता है। जब नॉर्मल हो गया तो फिर तमाम उसमें जो है लेक्सिटी होने लगती है। तो वो सब ऑब्वियसली वो सब खतरे तो हैं ही, अगर आप सीरियसनेस से नहीं बनाएंगे तो आप। और ऐसा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत है। अभी टेक्सास से कहाँ पे था कि एक बिल्डिंग जो है वो झुकने लगी, ऐसे टावर फिर डिमोलिश की गई, तो उन्होंने विजुलाइज नहीं किया जो भी किया होगा। तो ऑब्वियसली जितना आप हाई जाओगे उतना सीरियसनेस बढ़ती जाएगी, हर चीज के लिए बढ़ती जाएगी। तो उतनी सीरियस उतना ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अभी तो क्या है कि तमाम एक्सपीरियंसेस लोगों के आ रहे हैं कि जितना जितना क्या कहते हैं कंक्रीट की क्वालिटी जो प्रिस्क्राइब की जा रही है उतनी टेस्टिंग में नहीं निकल रही है उस अच्छा, कंस्ट्रक्शन। हाँ। कैसे? जैसे? तो अरे मतलब जैसे तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन कि मतलब अगर आपने M30 डिजाइन किया, पता चला कि M30 नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो लेकिन अब आप सेफ्टी ऑफ फैक्टर लिए हो तो सेफ्टी ऑफ फैक्टर की वजह से चीजें कंट्रोल में है। नहीं, ये लेकिन ये जनता के लिए जानना जरूरी है ना कि आपका जो घर बन रहा है, बिल्डिंग जो बन रही है, उसमें कितना सेफ्टी मेजर लिया जा रहा है, क्योंकि बिल्डर तो बेच के चला जाएगा और लोगों को रहना है। तो क्या होना हम्म। चाहिए और हो क्या रहा है? अब ये बड़ा ग्रे एरिया है, देखिए। अब हाँ। इसमें क्या है कि अ, पूरी ईमानदारी जब तक अगर हो तो हो, अब नहीं है तो होता क्या है कि जितना स्ट्रिंजेंट लॉ को बना करके अब 2016 से पहले अ, अ, और 2016 के बाद अभी छोटा सा मकान भी अगर आप स्ट्रक्चरली डिजाइन करिए सही से, तो वो लगभग 1.5 गुना 2 गुना उसका कॉलम का साइज हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन क्या है कि वो सारी सेफ्टी जो बढ़ाई जाती है वो पता चला कि क्वालिटी में आपने कंप्रोमाइज करके उसको खत्म कर लिया। तो ये बड़ा टफर प्रोपोजिशन है। अब अगर क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बायर्स शामिल हो पाए, इस पे तो बहुत टाइम से विचार चल रहा है, कैसे शामिल हों, फिर उनका वो कैसे इंश्योर करा पाए, वो कौन सी लैबें हों जो इतनी ईमानदारी से टेस्ट करें। तो बड़ा है, तो सब कॉम्प्लिकेटेड है, हिसाब किताब से है, इतना और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए। नहीं है जो है। लेकिन यह है कि करना तो होगा ही, बिल्कुल। करना तो होगा ही, कोई चीज स्ट्रेट नहीं है तो इसलिए ना की जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अतुल जी, 3 मिनट का समय है, और अब आपके हवाले है कि क्या किस तरीका से, और नया कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल आ रहा है जी, जो डॉक्टर फाइनल हरीश, करेंगे आप? या डॉक्टर हरीश, वी हैव जस्ट जी जी। लेफ्ट, या आप कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर हरीश? नहीं नहीं, आप कुछ पूछना चाहें तो। या श्योर। सो वी बाकी हैव तो मेरे को बोलने का यही था कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि साइंटिस्ट और तमाम लोग सब जुड़े हैं और इसमें पूरे देश की नजर है। और ये जो है सक्सेसफुली अगर सारा कुछ बिना किसी उसके हो तो अच्छा है। बाकी ये है कि इस तरह की चीजें रिपीट ना हो देश में तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिचुएशन थोड़े ना है कि जी। कोई तो चीज बने फिर टूटे। या सो डॉक्टर हरीश, जैसे कि आपने बताया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च कमिटी जो CBRI है, और भी काफी जो संस्थाएं हैं जो इससे संबंध आईआईटी रखती आईआईटी चेन्नई भी है शायद इसमें, हैं। ओके। तो आईआईटी चेन्नई और सीबीआरआई। जी, तो सर मेरे पास 30 सेकंड्स में आंसर चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके इतने ज़्यादा पोस्ट डिमोलिशन इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जो नेगेटिव की तरफ जैसा बता हम्म। रहे हैं, हो सकते हैं, आई एम सेइंग, संभावित और एवं कथित हम्म। तौर पर, तो क्या इसको माननीय हम्म। सर्वोच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेकर अगर समाज में एक संदेश देना ही था, तो क्या इसको सरकारी हम्म।
बिल्डिंग घोषित करके इसको अपनी पुलिस फोर्स या उसके लिए उपयोग किया जा सकता था? 30 सेकंड में आंसर चाहूंगा सर, वी आर अबाउट टू फिनिश। देखिए, वो लोग ज्यादा समझदार हैं, वो किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं वो वही ज्यादा समझ सकते हैं। अब मैसेज तो तरह तरह के हो सकते हैं, तो वही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो 24 तारीख को इसमें ये प्रोसेस विस्फोटक की पूरी हो जाएगी, तो 25 तारीख को हम्म रिहर्सल है। मुझे लगता है 25 हम्म तारीख की रिहर्सल पर भी जो आसपास में जो विशेषज्ञ हैं उनकी नजर होगी। हाँ हाँ हाँ, जी सही कह जी रहे हैं। जी, थैंक्स विनोद जी एंड थैंक्स डॉक्टर हरीश, आपने समय दिया। वी आर ओनली लेफ्ट विथ ओनली 10 टू 15 सेकंड्स, और बहुत आशा बहुत करते हैं, धन्यवाद। जी आशा करते हैं कि सब कुछ धन्यवाद सकारात्मक धन्यवाद। रहे और जो संदेश समाज में जाना चाहिए वो भी सकारात्मक जाए और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी भी संपत्ति को नुकसान ना हो। डॉक्टर हरीश, आपने समय दिया, जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। It was a pleasure नमस्कार। talking and discussing with you, Dr. Harish. थैंक यू थैंक यू।